तो भैया अब हम बात करेंगे बीआरएफ के 2017 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। इससे पहले 16 वाला कर लिया है, तो देखते हैं। पहले हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड। 50 वर्ड में हमको आंसर देना है, ठीक है। और इसमें जो इस पार्ट में है, अटेम्प्ट पूरे को अटेम्प्ट करना है। तो पहला है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इसलिए एक बारी में पूरा पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जनरल ऑफर क्या है, व्हाट इज ऑब्लिगेशन, डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताना है, प्लेज क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हु इज द ऑथराइज पर्सन कौन है, और प्राइस क्या होता है, और मैन्युफैक्चरर कौन होता है, ठीक है। ये सब है एक कवर। देखते हैं क्या होता है। तो उसने पहले पूछा था हमसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सेक्शन 2H के अंदर। तो एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल होता है लॉ के अकॉर्डिंग, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ठीक है। एन एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, तो ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। उसके बाद उससे पूछा था हमसे जनरल बताओ, जनरल ऑफर क्या होता है। तो जनरल ऑफर बताते हैं। अ जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर ऐसा होता है जो कि पब्लिक को काफ़ी भारी मात्रा में दे जाता है। एनीबडी फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट। पब्लिक से कोई भी बंदा जाके उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ये ऐसा ऑफर होता है जो लार्ज मात्रा में जारी किया जाता है और इसको पब्लिक से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब उसने पूछा था हमसे ऑब्लिगेशन क्या होता है। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन बता देते हैं हम। एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन टू विच अ पर्सन इज मेरली और लीगली बाउंड, अ ड्यूटी और कमिटमेंट। मतलब ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई कोर्स जिसकी वजह से कोई भी पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगली बाउंड होता है, चाहे उसकी ये ड्यूटी हो बाउंड होने की, चाहे उसने कमिटमेंट कर रखी हो, वो जिसके लिए बाउंड होता है दैट इज ऑब्लिगेशन। किसी भी चीज में आप जिस वजह से उसमें बंधे हुए हो दैट इज ऑब्लिगेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बता देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब किसी थर्ड पर्सन की गारंटी लेना, कि मतलब उसने बोल दिया चलो अगर तुमसे पेमेंट नहीं हो पाया, अगर बाद में कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें, तुमसे नहीं हो पाया, तुम्हारी जेब में मैं पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो किसी थर्ड पर्सन की गारंटी लेना, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्लेज क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें था प्लेज। प्लेज मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। प्लेज मीन्स होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी, जो कि परफॉर्म किया जाता है एज ए प्रॉमिस, ठीक है। आगे हम देखते हैं गुड्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2(7) के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एंड अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मतलब क्लेम और मनी को छोड़ के। एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोविंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं गुड्स में हमारे, ठीक है। ये देख लिया गुड्स में। अब हम देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीनिंग a document which is transferable and gives right to collect money। मतलब ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रांसफरेबल होता है और हमें राइट देता है कि मनी हम कलेक्ट करें। ठीक है, मनी कलेक्ट करें। और इसके पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेगोशिएबल थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं हम, भैया ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के अंदर डिराइव किया गया है, डिफाइन किया गया है इसको। एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया हो कि आप डील कर सकते हो, मतलब विदेशों से जो डील करता है व्यक्ति, उसके पास परमिशन होती है हमारे आरबीआई की, वही कर सकता है। कोई कॉमन मैन कोई विदेश से ना ले सकता है धन, ना दे सकता है, ना वहाँ से लोन ले सकता है, ना वहाँ लोन दे सकता है, ना वहाँ से बिजनेस कर सकता है, जबकि आपके पास आरबीआई की परमिशन ना हो। ठीक है, तो वैसा पर्सन होता है जिसके पास आरबीआई की परमिशन होती है उसको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्राइस क्या होता है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय ए बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्राइस वो होता है, ये मनी के रूप में होता है, ये बायर जो खरीदता है वो एक एज ए कंसिडरेशन पे करता है किसी भी प्रोडक्ट को लेते टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर कौन होता है, ये लास्ट वाला है इस पार्ट में, 10वां। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। दिस प्रोसेस इज डन बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है, जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको कन्वर्ट करता है फिनिश्ड गुड में। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये किसके द्वारा किया जाता है भैया, हमारे मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने डन कर लिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद हमारा आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इज 200 वर्ड। मतलब 200 वर्ड में हमको इसमें भी प्रत्येक को अटेम्प्ट मारना है। डिफाइन कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंसिडरेशन क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन से मिलते हैं। कंसिडरेशन, इसकी मीनिंग क्या होती है, अ कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। मतलब जब हम किसी को, कंसिडरेशन वो होता है जब हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं उसके बदले में उससे कुछ चीज़ लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मेकर क्यों लिख दिया है, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹10 लाख। मतलब एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया वाई से अपनी कार को सेल करने के लिए, कितने में, 10 लाख रुपए में। ठीक है, फॉर एक्स ₹10 लाख इज द कंसिडरेशन। एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, उसको पैसे मिलेंगे तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, पैसा। और वहीं वाई के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, उसको पैसे देने के बदले में क्या मिलेगा, कार मिलेगा। तो वाई के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, कार। दैट इज, तो उसने जो दिया उसके बदले में जो मिला दैट इज कंसिडरेशन। अब इसके देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। तो पहला है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब कंसिडरेशन प्रोमिसर के इच्छा से होना चाहिए, उसके इच्छा से ही मूव होना चाहिए कंसिडरेशन। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक केस लॉ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इसमें क्या है, इस केस लॉ में जैसे पुरानी पिक्चरों में होता नहीं था कि बाजार में आता था कोई, उनको तो हफ्ता देना पड़ता था वहाँ के किसी सेठ को। तो वो ऐसे ही बलदेव ने एक दुकान लगाई अपनी, उनको कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के कहने पे उन्होंने दुकान लगाई एक मार्केट में। तो वहाँ पे फिक्स हुआ था कि अब उनको पैसा देना पड़ेगा दुर्गा प्रसाद को कुछ।
तो कुछ दिनों बाद उन्होंने दुर्गा प्रसाद को पहुंचते ही पैसा देना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बताया कि ये कंसिडरेशन हुआ ही नहीं है, कि बलदेव ने तो बोल दिया कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आया कि आप लोगे या क्या है कुछ, क्योंकि आपने तो उसको बुलाया नहीं था। वो तो कहने पे आया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के कहने पे आया है, तो ये कंसिडरेशन नहीं हुआ। सो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाला, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन चाहे तो प्रोमिजी कर सकता है, मूव कर सकता है, या कोई अन्य पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी एक फेमस केस लॉ है, चिनैया वर्सेस रमैया। तो चिनैया जो है वो रमैया की दादी माँ है। तो रमैया कहीं बाहर जा रही थी, तो चिनैया ने उनसे बोला था कि आपको अपने चाचा को अब महीने दर महीने कुछ पैसे फिक्स देने हैं। तो उस टाइम रमैया ने भी फिक्स कर लिया, चलिए ठीक है मैं पैसा दूंगी। कुछ टाइम बाद एक आध दो महीने या साल डेढ़ साल बाद रमैया ने पैसा देना बंद कर दिया। तो चिनैया ने उनके ऊपर केस कर दिया। तो जब मामला कोर्ट में गया तो रमैया ने बोला कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं मेरे से, जिसको मेरे को पैसा देना है, जिससे उनको उनके चाचा जी को उनको पैसा देना है, तो उनसे उनका कंसिडरेशन तो हुआ ही नहीं था, उनसे उनकी कोई बात तो हुई ही नहीं थी। तो मैं कैसे मान लूँ, ये कंसिडरेशन दोनों तरफ से होगा तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस टाइम पे कोर्ट ने ये बताया कि भले ही आपके चाचा जी से आपकी बात नहीं हुई है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली आपने किससे कांटेक्ट किया है, चिनैया से, कि आप इनसे किसने कंसिडरेशन किया है, चिनैया से, कि हाँ मैं दूंगी, उनको पैसा दूंगी हर महीने। तो इस टाइम पे इनसे अपने इनडायरेक्ट कंसिडरेशन किया है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये केस ला हुआ। आगे बात करते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड क्या है, कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कंसिडरेशन एज प्रॉमिस भी हो सकता है कुछ करने के लिए, लाइक पॉजिटिव कंसिडरेशन होता है एक, नेगेटिव नेगेटिव कंसिडरेशन होता है। दो टाइप के कंसिडरेशन हमारे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है एंड प्रेजेंट भी हो सकता है। तो पास्ट कौन सा होता है, जो कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पास्ट में किया गया हो प्रेजेंट के लिए, और प्रेजेंट कौन सा हो जो प्रेजेंट में ही किया गया हो प्रेजेंट के लिए, और फ्यूचर में कौन, जो फ्यूचर में किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट।